गुड मॉर्निंग। आप लोग बिल्कुल रेडी हो गए? अच्छा, अगर रेडी हो गया तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि कल तुम लोग टेस्ट में आंसर किस टाइप से दिया है? ओ हो, मतलब फुल गधम वाला काम तुम लोग किया। कुछ का ही सही आंसर आया है, जो फॉर्मेट हम आपको बताए थे उस फॉर्मेट पर। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, नहीं आंसर आ रहा था तो पेट में नहीं रह रहा था, कैसे मैं दनादन टाइप करते चला गया। हम स्टार्टिंग में ही बताए यार कि आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, वो लिखने के बाद सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है और लास्ट में आपको दे देना है आंसर, जिसमें हम बोलेंगे कि अब आप सबमिट करो। लेकिन तुम लोग तो बरसात करते रहा रहे पूरा, मतलब हम इधर क्वेश्चन का बरसात कर रहे हैं, तू लोग उधर आंसर का बरसात कर रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, बाढ़ आ गया था। हद है यार, मतलब फुल गधम वाला काम तुम लोग किया। कुछ लोग फ़ोन करके बता रहा था कि सर हम लोग थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गए थे तो हम लोग को पता नहीं चल पाया कि किस फॉर्मेट में देना है। यार वजह कुछ भी हो, मज़ा तो किरकिरा हो गया। अब उस टेस्ट का जो रिज़ल्ट हम देने वाले हैं, तो हम लोग जो रूल बनाए थे उसी बेसिस पर हम दे सकते हैं ना। हम क्या करें बताओ? तो हम जिसमें बोले थे कि आंसर सबमिट करो, और जिसमें हम बोले थे कि अब स्टॉप हो जाओ, तो उसके बीच में, उस इंटरवल के बीच में जो आंसर उस पैटर्न के साथ दिया है, उस फॉर्मेट में आंसर दिया है, उसी को हम जांचेंगे। तो ये तो मिस कर गए आप लोग, जो है ना। क्या पता कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी मिलने वाला था जो अच्छा नंबर लाता, तो आप लोग तो अब मिस कर गए ना। वेट करो कल के क्लास का या परसों के क्लास का, कल तो रिज़ल्ट दे देंगे। गिफ्ट क्या है वो जल्दी हम आपको बताने वाले हैं और जलाएंगे तुम लोग को। तुम लोग गड़बड़ किया है ना पूरा, तो जो लोग अच्छा नंबर लाया होगा, उस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ होगा, उसको कुछ ना कुछ हम गिफ्ट अभी बुक करके रख देते हैं कि हाँ, जैसे आप आओगे क्लास में, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये आप अपना ले लेना, तुम्हारा यहीं क्लासरूम में रखा हुआ है ये गिफ्ट, ठीक है। अब बाकी सब लोग जो ऐसे बारिश किए थे ना, धम धम धूम धाम धूम धाम धूम, देख देख के जलना, हाँ गधा सब। खैर चलो, नेक्स्ट टेस्ट का वेट करो, जल्दी हो सकता है कि हम नेक्स्ट टेस्ट भी बताएं कि कब होने वाला है, ठीक है। तो वेट करो, लेकिन इस बार देखना ऐसा गलती मत करना, हम नहीं तो वो चार्ट वार्ट ही ऑफ़ कर देंगे। जिस समय हमको आंसर लेना होगा उस समय हम थोड़ा देर के लिए ऑन करेंगे, अदरवाइज़ पूरा ख़त्म कर देंगे, उसको हटा देंगे। आप चाह के भी मैसेज नहीं कर सकते, तो वही करना पड़ेगा हमको, लग रहा है बेस्ट सॉल्यूशन वही लग रहा है हमको। नहीं तो पता चला उस दिन भी कुछ ना कुछ लेट होगा, कोई ना कोई लेट होगा, बस हो गया, बाढ़ आ जाएगा फिर से। पूरा टेस्ट का तुम लोग जो है ना मज़ा किरकिरा कर दिया यार। कुछ लोग बेचारा जो है मतलब कंट्रोल किया हुआ, तो वो लोग कैसे कंट्रोल किया होगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा किसी तरह से, सब लोग आंसर दे रहा है, देख रहा होगा, फिर भी वो कंट्रोल किए हुआ था और बेहतरीन तरीके से लास्ट में आंसर दिया। जैसे हम बोले कि हाँ आप सबमिट करो, तो बिल्कुल वही फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम बताए थे उस फॉर्मेट में आंसर दिया है। तो हम तो उसी का जाँचेंगे जो उस फॉर्मेट में आंसर दिया है, और जो अच्छा नंबर लाया होगा, सबसे अच्छा नंबर लाया होगा, उसको मिलेगा कुछ न कुछ गिफ्ट, और जलोगे तुम लोग जो गड़बड़ किया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप याद करो, हम लोग का लास्ट टॉपिक था लेक्चर 4 में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की उष्मा, नहीं। और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन में हम लोग पढ़ चुके थे कि जब एक मोल एडजॉर्बेट को किसी एडजॉर्बेंट के सतह पर हम लोग जब संचित कराते हैं, तब उष्मा, गर्मी, हीट, एनर्जी, एंथैल्पी जितना निकल जाता है उसी को हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक था हम लोग का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको जो है अभी इधर हाल फिलहाल में पता चला, और हो सकता है कि ये पहली बार क्लास कर रहे हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। आप अभी तक हम डिलीट नहीं किए हैं वहाँ से, लेकिन जल्द करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि एक साथ एक क्लास वाला जो माहौल होता है कि हम लोग का जो टाइम है उस टाइम में पढ़ लें। तो अभी तक तो हम नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ऐसा कर देंगे कि हाँ, जैसे हम लोग का क्लास ख़त्म होगा उसके आधा घंटा के बाद
15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद उसको हम प्राइवेट कर देंगे ताकि इधर उधर लोग नहीं कर सके। नहीं तो आप जानते ही हो कि बहुत लोग, खास करके मेरा लेक्चर बहुत लोग कॉपी कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, तो वो सब भी चीज़ है। बट फिर भी तुम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट का छूट गया है, ऐसा धीरे धीरे उसको पता चल पा रहा है, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो बस उन्हीं सब स्टूडेंट के लिए हम अभी तक रखे हुए हैं। तो जो पहला क्लास कर रहे हो आज, आप जल्दी से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 देखो अच्छे से। कुछ टाइम इंटरवल दे के देना, जैसे पहला लेक्चर देखा, उसको अच्छे से नोट्स किया, ठीक है, उसका नोट्स बना लिया, याद कर लिया, उसके 2, 3, 4, 5 घंटे के बाद फिर दूसरा लेक्चर देखना, फिर ऐसा करना, और ऐसे करके जल्दी से उसको कंप्लीट कर लो। ओके। और आज भी जो है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जहाँ पर ऐसा ज़रूरत होगा तो हम ऐसा बोल ही देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। बस कंसंट्रेशन यहाँ पर पूरा अच्छे से डालना। तो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल और एडजॉर्प्शन, मीन्स एडजॉर्प्शन का जो टाइप है वो आप समझ लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। अब वो है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको अगर हिंदी में बोलना होगा तो आप क्या बोलोगे? अधिशोषण के प्रकार, है ना। अगर सपोज कीजिए इसको हिंदी में हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, बोलो? अधिशोषण के प्रकार, है ना, अधिशोषण के प्रकार। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन का टाइप। सबसे पहले आप ये जानो कि हम जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे, तो सॉल्यूशन का भी आपने बंटवारा किया था? नहीं, सॉल्यूशन का बंटवारा आपने सबसे पहले किया था। उसमें कितना पदार्थ है, कितने पदार्थ घुले हुए हैं, उस आधार पर आपको याद आ रहा होगा। अगर 2 पदार्थ था तो उसको क्या कहते थे, बोलो? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 पदार्थ होता था, 3 सब्सटेंस होता था, तो उसको कहते थे टर्नरी या टर्सरी सॉल्यूशन। नहीं, और अगर 4 सब्सटेंस होता था तो उसको हम लोग कहते थे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। याद कीजिए। फिर आगे चलने के बाद फिर उसी सॉल्यूशन को आपने फिर से बांटा, फिर से उसका टाइप पढ़ा, लेकिन इस बार अलग आधार पर था। सॉल्यूशन को हम अलग नज़रिए से देख के उसको बांटे, सॉल्यूशन को अलग तरीके से देखे। पिछली बार सॉल्यूशन को देखे थे तो सब कुछ भूल गए, सिर्फ याद रखे कि उसमें कितना पदार्थ घुला हुआ है। अगर 2 पदार्थ था बाइनरी, 3 पदार्थ था टर्नरी, 4 पदार्थ था क्वाटर्नरी। और अब जब ये कंप्लीट कर चुके थे तो उसके बाद हम लोग पदार्थ की संख्या नहीं देख रहे थे, फिर हम लोग देखे कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट घुला हुआ है वो थोड़ा सा है या ज़्यादा है या मैक्सिमम पहुंच चुका है। तो उसी से आप 3 टाइप का सॉल्यूशन बनाए थे, याद कीजिए। अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, उसके बाद सेचुरेटेड, और उसके बाद फिर सुपर सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में याद कीजिए थोड़ा सा आप लोग सॉल्यूट डाले थे, और सेचुरेटेड में आप लोग अच्छा खासा सॉल्यूट डाले थे, और इतना डाले थे कि रूम टेम्परेचर पर अब और ज़्यादा इसमें डाल नहीं सकते हैं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब फिर डाला जा सकता था उसमें, बट रूम टेम्परेचर पर और हम लोग नहीं डाल सकते थे उसमें। और सुपर सेचुरेटेड में तो कुछो कर लो, बस हाँ ध्यान रखना कि उसमें जो पानी आपने लिया था, सॉल्वेंट लिया था, उसको ज़्यादा बढ़ा मत देना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कंडीशन हम लोग को दे दिया गया था कि तीनों में जो पानी है, वाटर है, सॉल्वेंट है, वो बराबर होना चाहिए था। तो सॉल्वेंट जितना आप लिए थे उतना रहने देना। उसके बाद उसमें इतना चीनी पहले से ही डाला जा चुका था कि अब उसमें आप एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाल सकते हैं। नहीं, हम लोग पहले से ही डाल के उसको फुल कर लिए, तब रुके थे। तो आप देखो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन को बांटा, तो सॉल्यूशन को बांटा किस बेसिस पर? तो उसमें कितना सब्सटेंस घुला हुआ है उसकी संख्या के आधार पर।
2 सब्सटेंस घुला हुआ था तो बाइनरी आपने कहा, 3 सब्सटेंस घुला हुआ था उसमें तो टर्नरी आपने कहा, और 4 अगर सब्सटेंस है तो आपने उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहा। फिर आगे चलने के बाद उसी शरबत को, उसी सॉल्यूशन को, उसी विलियन को आपने फिर बांटा, लेकिन इस बार जो हम बांट रहे थे उसमें हम पदार्थ की संख्या नहीं देख रहे थे, हम लोग आधार जो बनाए, बेस जो बनाए, वो पदार्थ की संख्या हम लोग नहीं बना रहे थे। हम बना रहे थे कि उसमें सॉल्यूट कितना घुला हुआ है। नहीं, सॉल्यूट अगर कम घुला हुआ है तो अनसेचुरेटेड, अगर थोड़ा सा ज़्यादा घुला हुआ है तो सेचुरेटेड, और अगर मैक्सिमम अमाउंट में पहुंचा दिए हैं आप लोग तो फिर सुपर सेचुरेटेड। तो हल्का सा हम आपको बस वहाँ से याद दिलाए कि ऐसा आप पढ़े थे। अच्छा, उसी का रिलेशन यहाँ पर है। ये जो एडजॉर्प्शन है ना, इसको हम बांटने जा रहे हैं, बट एडजॉर्प्शन को आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़ने वाले हैं। एडजॉर्प्शन को फिर बांटेंगे हम लोग, एडजॉर्प्शन का टाइप हम लोग फिर पढ़ेंगे, लेकिन उस बार जो पढ़ेंगे तो आधार अलग होगा। अभी जो हम लोग सॉल्यूशन को बांटने जा रहे हैं वो अलग आधार पर बांटेंगे, अलग चीज़ को देख कर बांटेंगे, है ना, अलग बेस पर बांटेंगे। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग फिर से एडजॉर्प्शन को जब हम लोग बांटेंगे, उसका टाइप पढ़ेंगे तो फिर आधार बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा। फिर एडजॉर्प्शन के अलग चीज़ को देख के फिर एडजॉर्प्शन को हम लोग बांटेंगे। मतलब यहाँ से हमको सीखने को मिला कि एडजॉर्प्शन को जो हम लोग बांटने जा रहे हैं, हम लोग 2 बार बांटेंगे एडजॉर्प्शन को। एक अभी टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ही पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उस बार जो हम लोग बांटेंगे तो आधार क्या होगा, अलग होगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हम लोग जो बांटने जा रहे हैं वो किस आधार पर बांटने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो ये सीख रहे हैं कि दोनों एडजॉर्प्शन को जो हम लोग बांटेंगे यहाँ पर, और फिर इस टॉपिक के बाद फिर से जो एडजॉर्प्शन को हम लोग बांटने वाले हैं तो दोनों अलग अलग नज़रिए पर होगा। दोनों में हम लोग अलग अलग चीज़ देखेंगे, दोनों में हम लोग अलग अलग चीज़ को आधार बनाएंगे, दोनों अलग अलग चीज़ पर आधारित होगा। लेकिन किस चीज़ पर आधारित है भाई, है ना, यहाँ किस चीज़ पर आधारित है और वहाँ किस चीज़ पर आधारित है। तो खैर चलिए हम लोग अभी वाला टॉपिक देखते हैं कि अभी हम लोग जो एडजॉर्प्शन को बांटने जा रहे हैं वो किस पर आधारित है ना, किस बेस पर आधारित है, किस चीज़ को देखकर हम एडजॉर्प्शन का टुकड़ा कर रहे हैं, किस चीज़ को देख के हम एडजॉर्प्शन को तोड़ने जा रहे हैं, किस चीज़ को देखकर हम लोग एडजॉर्प्शन का टाइप करने जा रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़िए। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं। वो सब स्टूडेंट जिनका पहला क्लास है, जिनका मिस हो गया था, वो तो बहुत गौर से देखना है यहाँ पर। अब बाकी लोग भी देखो, सब लोग हम लोग सीखते हैं। एडजॉर्प्शन क्या था आप याद करो। एडजॉर्प्शन क्या था भाई, एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा काम, एक ऐसा घटना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के, ये एक पदार्थ हुआ, किसी दूसरे पदार्थ के कहाँ पर चला जाता था, सतह पे चला जाता था। नहीं, सतह पर इसको डाल देना है, सरफेस पे डाल देना है, अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर चला गया तब फिर उस प्रोसेस का, उस प्रक्रिया का नाम अलग था। तो एडजॉर्प्शन हम लोग किसको बोले भाई, एडजॉर्प्शन हम लोग किसको बोले, वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर, है ना, एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर संचित हो जाता है, चला जाता है। यही था एडजॉर्प्शन। जो लोग न्यू थे उसको हल्का हल्का आइडिया आ गया, और जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको अच्छे से रिवीजन हो गया। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सब्सटेंस जाता था उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेट, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत यूज़ होगा आज। तो जो सब्सटेंस जाएगा उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेट, याद आ गया। और जिस सब्सटेंस के सरफेस पर ये फिनोमिना होगा, है ना, जिस सब्सटेंस के सरफेस पर कोई आता है या ये घटना होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते थे रे, एडजॉर्बेंट। ठीक है, जो सतह पर जाएगा उसको हम लोगों ने एडजॉर्बेट बोला था, और जिसके सतह पर जाएगा उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे, है ना। ये अधिशोष्य था, वो अधिशोषक, वो ये जो है ना सोखने वाला था, और ये वहाँ पर चला गया था, ये संचित हो गया था, नहीं शोष्य। तो ये एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट कौन हुआ भाई, जो सतह पर जाएगा, और एडजॉर्बेंट कौन हुआ, जिसके सतह पर आएगा, कोई भी आएगा, और कोई कौन आएगा, एडजॉर्बेट ही आएगा। तो एक बार फिर से लास्ट में बोल देते हैं, एडजॉर्बेट कौन था, जो सतह पर जाएगा,
और एड्जॉर्बेंट कौन होगा? जिसके सतह पर ये एड्जॉर्बेट आएगा, है ना। और किसी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर जाना ही क्या था? एड्जॉर्प्शन। और इसी एड्जॉर्प्शन को हम लोग आज बांटने वाले हैं, उसका प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब ये इस पर गया है तो हम लोग सीखे हैं भाई कि ये इस पर अगर गया है ना, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर इसके और इसके बीच में रिपल्सन होता, विकर्षण होता, तो छिटक जाता। लेकिन अगर ये यहाँ पर आया है, अगर ये एड्जॉर्बेंट के सतह पर अगर आया है, तो कुछ ना कुछ तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ आकर्षण है, कुछ ना कुछ इसके और इसके सतह के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये उसमें चिपकना चाह रहा है। मतलब ये इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स है। बस आज इसी एट्रैक्टिव फोर्स पर बहस होगा, इसी एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर आज बंटवारा होने वाला है। अब बोलोगे सर कैसे 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 एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर बंटवारा होने वाला है? अच्छे से समझना, एकदम आप कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाओ, एनर्जी और बढ़ाओ, एकदम अच्छे से समझना है। ये एड्जॉर्बेंट के सतह पर जाएगा, इसी प्रक्रिया को आपने एड्जॉर्प्शन कहा। और हम लोग पहले वाले स्टोरी से और अभी भी हम सीख गए कि अगर ये इसके सतह पर गया है, इसका मतलब ज़रूर है कि इसके और इसके बीच में, इसके और इसके सतह के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। अगर ये अट्रैक्शन है ना, इसके और इसके बीच में ये जो अट्रैक्शन है, अगर कमज़ोर रहा, वीक रहा, और वीक भी किसके जैसा? भंडरवाल फोर्स के जैसा। ये भंडरवाल फोर्स हम आपको 11th में बताए थे, जिसमें भंडरवाल रेडियस बता रहे थे, ओके। और नहीं भी तो हल्का सा यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के सतह के बीच में ये एड्जॉर्बेट और ये सतह के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन है तभी तो ये यहाँ गया है। तो वो अट्रैक्शन अगर कमज़ोर हुआ, कमज़ोर किसके जैसा? तो भंडरवाल फोर्स के जैसा। लेकिन अभी भंडरवाल फोर्स को साइड में रखो, बस इतना जानो कि अगर कमज़ोर हुआ तब उसको कहना फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, हिंदी में भौतिक अधिशोषण। लेकिन यही एड्जॉर्बेट और इस एड्जॉर्बेंट के बीच में अगर ज़बरदस्त बॉन्ड बन गया, बहुत तगड़ा बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड के जैसा, जैसे कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। अगर केमिकल बॉन्ड बन गया, मतलब तगड़ा वाला बॉन्ड बन गया, मतलब जाके एकदम चिपक गया ज़बरदस्त तरीके से, इसके और इसके बीच में भयंकर अट्रैक्शन अगर आ गया, केमिकल बॉन्ड जैसा हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़बरदस्त इसके बीच में अट्रैक्शन अगर हो गया, तब फिर उस एड्जॉर्प्शन को, क्योंकि सतह पर तो गया है ना, तो सतह पर जाना तो एड्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर बहुत अट्रैक्टिव फोर्स के साथ गया है, इसके और इसके बीच में बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स है, तब वैसे एड्जॉर्प्शन को कहिएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन। हिंदी में उसको कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। आप देखें, एड्जॉर्प्शन को आपने दो भागों में बांट दिया, एक हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक हो गया केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कब बोलोगे? जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के जो सरफेस है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो, कमज़ोर हो, इवन यहाँ तक बोल दो बहुत कमज़ोर हो। और केमिकल एड्जॉर्प्शन कब बोलिएगा? जब आपका एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा, केमिकल बॉन्ड के जैसा। इसका मतलब है कि सारा का सारा खेल किस पर है? अट्रैक्टिव फोर्स पर। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर हुआ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हुआ, केमिकल एड्जॉर्प्शन। हाँ, और वो अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में होगा, अब ये बताने का ज़रूरत है नहीं, वो किसके किसके बीच में होगा? एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के सरफेस के बीच में, है ना। यही सब्सटेंस नहीं रे, यही सब्सटेंस जो यहाँ गया है, यहाँ पर गया है, देखो। तो ये सब्सटेंस जो यहाँ पर गया है, मतलब ये जो एड्जॉर्बेट है और ये एड्जॉर्बेंट का जो सतह है, इसी दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी पर बहस हो रहा है। अगर इसके और इसके सतह के बीच में अट्रैक्शन अगर कमज़ोर है,
वीक है तब उसको कहिएगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और अगर एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उसको कहिएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन। एक बार फिर से हमको बताइए, ये एड्जॉर्बेट और इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के बीच में अगर एट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल अगर वीक है, कमज़ोर है ना, कमज़ोर के साथ चिपक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं चिपक रहा है, बड़ा कमज़ोरी के साथ चिपक रहा है, बहुत कमज़ोर फोर्स के साथ चिपक रहा है, तब फिर उसको क्या कहिएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन है, ज़बरदस्त एट्रैक्शन है, तब उसको क्या कहिएगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो बताओ एड्जॉर्प्शन कितने टाइप का हुआ, तो एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन। कौन कौन हुआ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और केमिकल एड्जॉर्प्शन है, ये किस आधार पर हुआ, तो एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर। अच्छा, किसके किसके बीच में आकर्षण बल के आधार पर, तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के सरफेस के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स कैसा है, इसी के आधार पर ये भौतिक अधिशोषण मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन बांटा गया है। नहीं, अब चलो फिर से आगे बताओ, एड्जॉर्प्शन कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का। कौन कौन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो बंटवारा हुआ किस आधार पर हुआ, क्या एड्जॉर्प्शन के स्वाद के आधार पर हुआ है, एड्जॉर्प्शन के रंग के आधार पर हुआ है कि अच्छा चलो एड्जॉर्प्शन काला हुआ तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और लाल हुआ तो केमिकल एड्जॉर्प्शन, ऐसा है क्या। अच्छा, एड्जॉर्प्शन का टेस्ट स्वाद के आधार पर हुआ है क्या, अगर खट्टा लगेगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, मीठा लगेगा तो केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के टेस्ट के आधार पर ये बंटवारा नहीं हुआ है, स्वाद के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है भाई, एड्जॉर्प्शन के कलर के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है, ये बंटवारा हुआ है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के सरफेस के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर। अगर एट्रैक्टिव फोर्स वीक हुआ तब कहिएगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और अगर एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हुआ तब उसको कहिएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन। समझ में आया। अब जरा हम आपको दो एग्जाम्पल लेते हैं, इस दोनों एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे, इससे आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। ओके, कौन कौन सा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को जो समझोगे ऐसे समझो कि धूलकन है, धूलकन धूलकन धूल धूल यार, और वो धूलकन जो है जा रहा है, मान लेते हैं बोर्ड पर आया या दीवार पर आया या कहीं पर आया, ठीक है। तो धूल आया दीवार पर, है ना, देखो ये धूल सब है, धूल सब है, और ये मान लेते हैं कोई वॉल है, दीवार है, ये धूल आया इस दीवार पर, ठीक है। तो अब तू बता कि ये धूल दीवार पर तो आया, देखिए ये दीवार पर जाके दीवार पर आया, तो दीवार के अंदर तो नहीं घुस पाएगा, दीवार, ये धूल सब जो है उस दीवार के अंदर तो नहीं जा पाएगा ना भाई, जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, जो सतह है, तो सतह पर ही न रहेगा। और हम जानते हैं कि एक पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ के सतह पे जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि ये धूल इस दीवार के अगर सतह पर जा रहा है, इसका मतलब ये एड्जॉर्प्शन हुआ। लेकिन एक काम करो, किसी टॉवल से या कपड़ा से आप क्या करो, ऐसे झाड़ दो, आप क्या देखोगे कि जो धूलकन था वो फिर से वहाँ से हट गया। इसका मतलब क्या है पता है, ये धूलकन और इस दीवार के बीच में जो भी एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो बहुत स्ट्रांग था कि वीक था। अगर स्ट्रांग रहता तो छोड़ना नहीं छोड़ता ही नहीं वो। लेकिन सिर्फ टॉवल को ऐसे ऐसे किए या कोई किसी कपड़ा से किए तो हम क्या देखते हैं, वहाँ से मैक्सिमम जो धूलकन है वहाँ से हट गया। इसका मतलब है कि ये उसमें जाके चिपका, ये उसके सतह पर गया, एड्जॉर्प्शन हुआ। लेकिन इस एड्जॉर्प्शन में ये जो एड्जॉर्बेट है और ये जो एड्जॉर्बेंट का जो सतह है, इस दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर है। और ये एट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर हम इसलिए बोल दिए क्योंकि हल्का सा जो झाड़े थे तो वापस ही निकल गया। नहीं तो अब बताओ, इस एड्जॉर्बेट और इस एड्जॉर्बेंट के सतह के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो इस बार कमज़ोर है या वीक है? नहीं, दोनों तो एक ही चीज़ हो गया। अच्छा, कमज़ोर है या फिर मजबूत है? तो कमज़ोर है। और अगर कमज़ोर रहा तब उसको कहिएगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन तुम सोचो कि पेंट, प्लास्टिक पेंट जो आप लोग चढ़ाते हो दीवार पर या गेट पर, उस पेंट के बारे में सोचो। पेंट भी तो एक सब्सटेंस है, बहुत सारा केमिकल हम लोग उसमें डाले हुए हैं ताकि वो हमारे दीवार को प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा दे, गेट को प्रोटेक्ट करे। तो मतलब एक देखा जाए तो ये एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस ही है। हाँ, उसमें कलर वलर डाल दिए हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेन मकसद पेंट करने का तो ये है कि हम इस दीवार को
इस गेट को हम लोग क्या करें, सुरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें। तो अब चलो हम लोग देखते हैं कि इस पेंट को अगर दीवार पर हम लोग लगाते हैं, इस पेंट को अगर दीवार पे लगाते हैं, तो चलो इस पेंट को हम लोग दीवार पे लगा दिए, पेंट हो गया यहाँ पर। अब ये पेंट उस दीवार के अंदर तो नहीं धंसेगा भाई, ये पेंट भी सतह पर ही रहेगा। तो सतह पर ये भी आया, सतह पर ये भी आया, और सतह पर आना एडजॉर्प्शन है। तो एडजॉर्प्शन ये भी हुआ, एडजॉर्प्शन ये भी हुआ, लेकिन दोनों में आप अंतर समझ रहे हो। आप आगे का कहानी कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि पेंट इसके दीवार पर, इस दीवार पर चला तो गया, लेकिन जैसे ही पेंट कंप्लीट हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको लगा ये हम ग्रीन कलर डाल दिया, नहीं हमको येलो डालना था, येलो डालना था, उसको झाड़ो 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 झाड़ो। तो आपको क्या लगता है कि वो टॉवल से अगर आप इस पेंट को झाड़ना चाहोगे, हट जाएगा। किसी कपड़े से आप इसको ऐसे करके, ऐसे करके हटाना चाहोगे, तो ये पेंट जो उस दीवार पर गया है हट जाएगा, कभी नहीं हटने वाला है, बहुत मुश्किल से हटेगा। क्यों? क्योंकि इसके और उसके बीच में ज़बरदस्त बॉन्ड बन चुका है, और था ही ये केमिकल, नहीं सोच के ही हम बनाए थे कि जैसे दीवार पर जाए बॉन्ड बना ले, तभी तो ये दीवार को सुरक्षा देगा। ये तो पहले से हम लोग खोज के जो बेटर सब सब्सटेंस था मिक्स कर करके हम लोग ऐसा सब्सटेंस बनाए, नहीं। तो जैसे ये पेंट इस दीवार पर गया, तो ये पेंट उस दीवार में बिल्कुल चिपका, और ऐसा चिपका कि अगर हम उसको आसानी से हटाना चाह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो नहीं हट पा रहा है। इसका मतलब है कि इस पेंट और इस दीवार के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है, चिपकने वाला जो फोर्स है, वो क्या है, काफ़ी तगड़ा है। आप इस दोनों एग्जाम्पल को गौर से देखो तो क्या अंतर आपको मिला। सरफेस, ये धूल भी सरफेस पर गया और ये पेंट भी दीवार के सरफेस पर गया है। तो अगर ये सरफेस पर गया तो ये भी एडजॉर्प्शन है, ये लिखे हैं शॉर्ट मेरे, एडजॉर्प्शन है। और अगर ये पेंट दीवार पर गया है तो ये भी एडजॉर्प्शन है भाई, नहीं, ये भी एडजॉर्प्शन है, ये भी एडजॉर्प्शन है। लेकिन अंतर क्या है, ये धूल जब यहाँ पर गया तो अगर हम इसको टॉवल वल किसी से झाड़ते हैं तो वो हट जाता है। इसका मतलब है कि इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल बहुत कमज़ोर है, बस हल्का सा ऐसे टच किया हुआ है, कुछ भी करते हैं निकल जाता है। इसमें आकर्षण बल बहुत कमज़ोर है। और ऐसा कोई एडजॉर्प्शन हो जिसमें एडजॉर्बेट और ये जो गया है उसको तो हम लोग एडजॉर्बेट कहते हैं, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी, मतलब पी को शॉर्ट में ले लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन हम लोग बोलेंगे। और अगर पेंट का पर एग्जाम्पल सोचो तो ये भी सरफेस पर गया, मतलब ये भी एडजॉर्प्शन हुआ। लेकिन आप समझ पा रहे हो कि इसमें जब पेंट एक बार हो गया, उसको हम किसी भी चीज़ से अगर झाड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं आसानी से नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि इसके और इसके बीच में ज़बरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स है। इसके एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत तगड़ा है। और अगर ऐसा कोई एडजॉर्प्शन होता है जिसमें ये जो एडजॉर्बेट है और ये जो एडजॉर्बेंट का जो सरफेस है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आकर्षण बल अगर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से अगर चिपक गया है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। दिमाग में एक हमको लगता है पूरा का पूरा आइडिया आपको आ गया होगा। एडजॉर्प्शन कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन, नहीं। अच्छा, ये दोनों जो बंटवारा हुआ है किस आधार पर बंटवारा हुआ है, तो एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर बंटवारा हुआ है, नहीं, आकर्षण बल के आधार पर बंटवारा हुआ है। अच्छा, एट्रैक्टिव फोर्स भी किसके किसके बीच में भाई, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस के बीच में, नहीं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके आधार पर। अगर अट्रैक्शन वीक हुआ, कमज़ोर हुआ, तब फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स अगर स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, तब उसको बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में ना फिर से बोल दो, फिर हम लोग इस सब चीज़ को लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, पहली बात, एडजॉर्प्शन को आप कितने भागों में बांटे, एडजॉर्प्शन को आप कितने प्रकार में, कितने टाइप में आप लोग बांटे, दो, कौन कौन, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, ये जो आप बांटे हैं किस आधार पर बांटे हैं, एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर। अच्छा, एट्रैक्टिव फोर्स कैसा कैसा होगा, तो कौन कौन सा एडजॉर्प्शन होगा, अगर एट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर हुआ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तब फिर आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। और अगर एट्रैक्टिव फोर्स अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर स्ट्रांग हुआ तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। समझ में आया?
कोई प्रॉब्लम तो अब नहीं रहा। अब चलो इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो एड्जॉर्प्शन हुआ दो टाइप का, फिजिकल और केमिकल, है ना। और ये किस बेसिस पर हुआ है, तो एट्रैक्टिव फोर्स। और एट्रैक्टिव फोर्स भी किसका किसका, तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। और अच्छे से बोलोगे तो एड्जॉर्बेंट का सरफेस, लेकिन अब चलो हम इतना सा बोल देते हैं कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है उस आधार पर हम लोग बंटवारा हुआ है। एक बार फिर से हमको बताओ, एड्जॉर्प्शन को तुम लोग कितने पार्ट में ब्रेक किया, दो पार्ट में, कौन कौन, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। अच्छा, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो आप बांटे हो, किस आधार पर बांटे हो, कलर के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, तो किस आधार पर, एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर, है ना, एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर। अब चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको हटा दें हम। तो कैसे लिखोगे बोलो, एड्जॉर्प्शन दो टाइप का हुआ है, फिजिकल और केमिकल, एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर। और एट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में, तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। एड्जॉर्बेट कौन है भाई, जो गया होगा, और एड्जॉर्बेंट कौन हुआ, जिसके सरफेस पर आएगा। हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब हो गया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ attractive force, on the basis of attractive force, किसके किसके बीच में बोलो तो, between adsorbate मतलब समझ गए आप लोग, जो सतह पर जाएगा, नहीं, धूल हमारा एड्जॉर्बेट था क्योंकि वो सतह पे गया था, पेंट हमारा एड्जॉर्बेट था क्योंकि वो सतह पे गया था, किसके सतह पर, दीवार के सतह पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। अच्छा, उस एग्जाम्पल में एड्जॉर्बेंट कौन था, दीवार। तो ऑन द बेसिस ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्प्शंस are classified into two types, ठीक है, into two types on the basis of attractive force between adsorbate and adsorbent, adsorptions are classified into two types, है ना। किसके आधार पर भाई, तो एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर। एट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में, तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर आप एड्सॉर्प्शन को कितने भागों में बांटे हो भाई, टू टाइप्स, ठीक है। अब चलिए हिंदी देखिए, अच्छे से आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। पढ़ो अब अच्छे से, देखो क्या लिखा हुआ है। एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण को दो भागों में बांटा गया है। एड्सॉर्बेट, ठीक है, तथा एड्सॉर्बेंट के बीच एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर, एट्रैक्टिव फोर्स की जगह पे आप आकर्षण बल बोलो, एट्रैक्टिव फोर्स बोलो, जो बोलना है आपको। तो एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर, एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर अधिशोषण को दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश भी हो गया, हिंदी भी हो गया, ओके। अब चलिए दोनों का हम लोग नाम लिखेंगे, लेकिन आप लिख लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हटा दें अब हम। चलो, एड्सॉर्बेट
तथा एड्जॉर्बेंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर आप लोग एड्जॉर्प्शन को कितने भागों में बांटे हो? 2 भागों में। नाम बताओ तो क्या क्या था? बोलो, पहला नाम क्या था? बोलो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, नहीं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और इधर है जगह, इधर ही लिख देते हैं हम। इसी का दूसरा नाम है फिसिसॉर्प्शन, फिसिसॉर्प्शन, ठीक है, फिसिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या है? फिसिसॉर्प्शन। हिंदी में इसको कहते हैं भौतिक अधिशोषण। जब हम लोग हेडिंग मारेंगे तो हिंदी भी लिख देंगे। अच्छा, दूसरा क्या नाम है बोलो तो भाई? दूसरा है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, दूसरा कौन हुआ भाई? केमिकल एड्जॉर्प्शन। अच्छा, केमिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम होता है केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। उसको हम लोग कहते हैं फिसिसॉर्प्शन और इसको हम लोग कहते हैं केमिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? केमिसॉर्प्शन। और इसका एक और नाम है, किधर लिखें यार, इधर लिख देते हैं। और इसको एक काम करो, बड़ा यहीं कर लो। इसका दूसरा नाम क्या हुआ भाई? केमिसॉर्प्शन, ठीक है। और लैंगम्यूर साहब ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था केमिकल एड्जॉर्प्शन के बहुत सारे प्रॉपर्टी में, कि केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा है, इसमें क्या क्या होता है। इस वजह से उनके नाम पर भी हम लोग दे देते हैं। अब वो है लैंगम्यूर सॉर्प्शन, ठीक है। तो आने वाला एड्जॉर्बेट और जिसके सतह पर आया है एड्जॉर्बेंट, तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर आपने एड्जॉर्प्शन को 2 भागों में बांट दिया। एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसका दूसरा नाम है फिसिसॉर्प्शन, और दूसरा है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम लोग केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं या फिर लैंगम्यूर सॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। आप चलो लिख लिए तो अच्छी बात, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो, तो हम लोग एक एक करके दोनों पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले हेडिंग आप दे दो, कौन सा? बोलो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन। हम लोग सबसे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, तो हेडिंग देते हैं हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन, नहीं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अच्छा, इसका दूसरा नाम याद रहा आपको? क्या था बोलो तो? इसका दूसरा नाम था फिसिसॉर्प्शन, नहीं, इसका दूसरा नाम क्या था भाई? फिसिसॉर्प्शन। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलोगे? लिख ही देते हैं, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका बहुत सारा चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके हो। हमको लगता है कि 60% आप समझ चुके हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना है, तब डिफिनेशन बनेगा इसका, तब इसको पूरी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। इसमें बहुत कुछ अभी ऐड करने वाले हैं हम लोग। अब चलो, जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो हम लोग सीखे हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, कि कब फिजिकल एड्जॉर्प्शन आप बोलोगे, आप उसको सोचो और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल एड्जॉर्प्शन, या उसका दूसरा नाम क्या है भाई? फिसिसॉर्प्शन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक अधिशोषण। अब जरा सोचो आप कि धूल दीवार पर जा रहा था, ये है धूल, और ये धूल कहाँ पर जा रहा था भाई? दीवार पर। ये दीवार है, ठीक है। और एक था पेंट दीवार पर जा रहा था। तो जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाता है, आप उसको क्या कहते हो? एड्जॉर्बेट। जो सरफेस पे जाता है वो एड्जॉर्बेट हुआ। तो एड्जॉर्बेट यहाँ पर मेरा धूल है, और एड्जॉर्बेंट कौन है? ये दीवार है, ठीक है। और पेंट के केस में पेंट हमारा एड्जॉर्बेट होगा और दीवार हमारा क्या होगा? एड्जॉर्बेंट होगा, क्योंकि पेंट सतह पर गया है। तो पेंट हमारा क्या हो गया? एड्जॉर्बेट हो गया, और दीवार हमारा क्या हो गया? एड्जॉर्बेंट हो गया। अब जरा ये बताओ कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल कौन हुआ? धूल का दीवार पर आना या पेंट का दीवार पर आना, है ना? धूल का दीवार पर आना या पेंट का दीवार पर आना? धूल का दीवार पर आना, क्योंकि इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स क्या है? बहुत कमज़ोर है, ठीक है।
अब चलो उसी सब चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ा के हम लोग इसको और एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कब बोलोगे आप? जब ये जो एड्जॉर्बेट है, धूल दीवार पर जाएगा, ठीक है, मतलब किस पर जाएगा रे? एड्जॉर्बेंट पर जाएगा, है ना, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर जाएगा। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हम तभी बोल सकते हैं जब ये जो एड्जॉर्बेट है और ये जो एड्जॉर्बेंट है, इस दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है, चिपकने वाला फोर्स है, वो हो वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होना चाहिए। यही हम लोग सीखे हैं ना, एड्जॉर्बेट जो सरफेस पे जाएगा और एड्जॉर्बेंट जिसके सरफेस पर जाएगा, तो इस दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो होना चाहिए बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए, क्योंकि इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो ये इसमें आके चिपका है, तभी तो ये यहाँ गया है। तो ठीक है, गया, एट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन वो एट्रैक्टिव फोर्स को होना चाहिए बहुत कमज़ोर, तभी हम लोग लाइसेंस देंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलने का, नहीं तो फिर वो दूसरा एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। नहीं, तो हम जान रहे हैं कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में लगने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो होना चाहिए बहुत कमज़ोर। और यहीं पर एक नया चीज़, और बहुत कमज़ोर होना चाहिए किसके जैसा? तो वैन डर वाल्स फोर्स के जैसा। देख रहे हैं, स्टेप दर स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन सबसे पहले तो एड्जॉर्प्शन का एक टाइप है। अच्छा, ये इसको डिफाइन हम लोग कब कर सकते हैं? फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलने का लाइसेंस हमको कब मिलेगा भाई? जब हम लोग ये प्रूफ कर दें कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में लगने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स है, चिपकने वाला जो फोर्स है, वो कैसा हो? बहुत कमज़ोर हो। अब बहुत कमज़ोर किसके जैसा? वैन डर वाल फोर्स के जैसा। हमको लगता है आप यहाँ से तो दनादन आए होंगे, बट यहाँ आके आप थोड़ा सा रुक रहे होंगे, सर वैन डर वाल फोर्स। तो हम आपको 11th में याद कीजिए, जिसमें वैन डर वाल्स रेडियस पढ़ा रहे थे, उस समय भी हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नहीं, जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल के लिए नियम दिया था, उसी से मिलता जुलता है ये। लेकिन वैन डर वाल जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने उस नियम में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था। इस वजह से हम लोग इनके नाम पर भी हम लोग जो है इस फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स को पढ़ते हैं। अब जरा सा हम आप क्या बोले आप समझिएगा। आप लोग सीखे हो कि जैसे एक कोई पदार्थ है, इसका मास है कुछ है m। अच्छा, ये भी एक पदार्थ है, इसका भी मास है अपना कुछ m। अच्छा, ये पहला वस्तु है तो इसका मास बोल देते हैं m1, ये दूसरा वस्तु है, हम लोग बोल देते हैं इसका मास m2। और मान लेते हैं इस दोनों के बीच में सेंटर से हमेशा डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा r। तो न्यूटन कहते थे, न्यूटन ने कहा है कि भाई दो सब्सटेंस है और अगर उस दोनों सब्सटेंस के पास मास है, तो मास और मास के कारण दोनों के बीच में चिपकने वाला फोर्स लगता है, दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उसी एट्रैक्टिव फोर्स के कारण तो आप कहीं से भी कूदो, कहाँ पर जाते हो? अर्थ के सरफेस पे। जैसे इस मार्कर को हम लोग छोड़ें, मेरे हाथ में आ रहा है, नहीं इसलिए क्योंकि हम इसको ख़रीदे हैं, मेरा वफ़ादार मार्कर है, ऐसा है क्या? अगर हम हाथ को अगर हटा लें, पीछे हटा लें, तो भी क्या ऐसे घूमते हुए मेरे हाथ में ही आएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। एग्जाम्पल 11th में भी एग्जाम्पल हम आपको दिए थे, पहले भी एग्जाम्पल दिए थे कि भाई ये मार्कर को हम छोड़े हैं और ये मेरे हाथ में आया है, तो ये मत समझो कि आपके हाथ में ये आना चाह रहा था, आपका हाथ तो बीच में आ गया है ना, इस वजह से ये आया है। एक्चुअली ये जाना चाह रहा था कहाँ? पृथ्वी के सतह पर। इसलिए पृथ्वी के सतह पर क्योंकि इसके पास मास है और पृथ्वी के पास भी बहुत ज़्यादा मास है, और मास के बीच में क्या लगता है? एट्रैक्टिव फोर्स। ये न्यूटन ने प्रूव कर दिया है। तो इसके पास मास था, उसके पास मास था, पृथ्वी के पास मास है, इसके पास मास है, और मास के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो उसी एट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या हुआ था? ये उसमें चिपक रहा था, ये पृथ्वी की तरफ जा रहा था। तो मास और मास के कारण एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, मास और मास के कारण चिपकने वाला फोर्स लगता है। ये न्यूटन ने प्रूव कर दिया है। और उस फोर्स का वैल्यू भी उन्होंने दिया था, याद करो, F = G m1 m2/r²। नहीं, m1 यहाँ पहला वस्तु का मास है, m2 जो है यहाँ पर दूसरे वस्तु का मास है, और ये r जो है दोनों के बीच की दूरी है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नहीं, तो ये सब कुछ हमको न्यूटन ने बता दिया है कि भाई दो मास के बीच में क्या होता है? एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लेकिन हाँ, ये एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है। अब बोलोगे सर कमज़ोर होता है तो ये मार्कर पृथ्वी में अट्रैक्ट कैसे हो गया? एक्चुअली ना, ये फोर्स एक ही केस में दिखता है, जब आप एक
सब्सटेंस को अर्थ मान लो, तो अर्थ मानने से होगा क्या, अर्थ अगर ले लोगे तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा मास जब यहाँ पर पुट कीजिएगा तो ये पूरा फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप पुट करोगे, तो बहुत ज़्यादा जब पुट करोगे तो ये जो F का वैल्यू है बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और इतना ज़्यादा आएगा कि वो फोर्स महसूस होने लगेगा, वो फोर्स दिखने लगेगा। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो हम एक सब्सटेंस है, मेरे पास भी मास है, ये जो पिलर है या फिर ये बोर्ड है, ये भी तो दूसरा सब्सटेंस है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास, मेरे पास भी मास। मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये न्यूटन ने प्रूफ कर दिया है, बट फिर भी हम कहाँ उसमें चिपक जा रहे हैं, या फिर बोर्ड मेरे में कहाँ चला आ रहा है। तो हम अगर इसमें नहीं चिपक रहे हैं या फिर बोर्ड मेरे में नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके मेरे और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, मेरे और बोर्ड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, ये मतलब नहीं है। मेरे और उसके बीच में, मेरे और बोर्ड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, बट ये अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है कि हम इस बोर्ड को खींच सके या बोर्ड हमको खींच सके। लेकिन हाँ, मेरे और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर आप दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस अगर पृथ्वी को ले लोगे, तो आप समझ रहे हैं पृथ्वी का मास कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मास है। तो बहुत ज़्यादा मास को जब पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, और जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और इतना ज़्यादा फोर्स आ जाएगा कि फिर वो फोर्स महसूस होने लगेगा। लेकिन मेरे और इसके बीच में फोर्स लग रहा है लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स बहुत कमज़ोर है। मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। हाँ, लेकिन एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ ले लोगे तब फिर ये फोर्स अच्छा खासा हो जाता है। आपको याद आ गया होगा पीछे का जो भी आप 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो चलिए एक बात हम लेके आगे बढ़ते हैं, वो ये कि मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यहाँ से हमको बस यही चाहिए था, और इसको न्यूटन ने दिया है ना। मास और मास के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। मास और मास के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यही बात वैन डर वाल ने भी कहा कि भाई दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो एटम है या दो सब्सटेंस है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, तो मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दोनों चिपकना चाहेगा, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। आप बोलोगे सर वो नया कहाँ कुछ बोला, ये तो न्यूटन का कॉपी कर लिया, तो उसको भी न्यूटन लॉ में आप ऐड कर दीजिए ना, अलग से क्यों वैन डर वाल फोर्स पढ़ रहे हैं, वो तो न्यूटन का ही फोर्स हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा कर देते, लेकिन वैन डर वाल ने क्या किया, इसमें कुछ अपना भी फैक्टर उन्होंने ऐड किया। जैसे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना रे, ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। आगे ऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पर तो हल्का सा नाम बस आया है, वहाँ पर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन चलो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी हल्का सा हम आपको जिक्र करते चलते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए आपको। और ये न्यूटन मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये बोल चुके थे, और यही बात उन्होंने फिर से रिपीट किया। लेकिन इसके बावजूद फिर इस फोर्स को, इस अट्रैक्टिव फोर्स को वैन डर वाल फोर्स से भी हम लोग पढ़ने लगे। इसका वजह क्या है ये हम आपको हल्का सा बताते चलते हैं। वो इसलिए था क्योंकि न्यूटन ने जो नियम दिया था, वैन डर वाल ने भी वही बात बोला, लेकिन वैन डर वाल ने उसमें अपना भी बहुत सारा फैक्टर को उन्होंने ऐड किया। उसी में से एक फैक्टर ये है कि इन्होंने कहा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स तो लगता है, बट ये अट्रैक्टिव फोर्स सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर सरफेस एरिया, तो बहुत आसान चीज़ है। सरफेस का मतलब क्या हुआ, सतह, और एरिया का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। जैसे मान लेते हैं ये बॉल है, तो इसका जो ऊपर वाला होगा ये यही ना होगा सरफेस रे, ये क्या होगा बोलो, सरफेस। तो इसका जो सरफेस एरिया है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया बड़ा हुआ तो फोर्स अलग हो जाएगा, अगर सरफेस एरिया छोटा हुआ तो फोर्स अलग हो जाएगा। तो आप इसका ना छोटा सा बात यहाँ से लेके चलो, वो ये कि वैन डर वाल ने मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये तो उन्होंने कहा, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ अपना भी फैक्टर ऐड किया। इस वजह से हम लोग इस अट्रैक्टिव फोर्स को वैन डर वाल फोर्स के भी नाम से पढ़ने लगे। ओके, और एक सबसे अच्छा बात और सबसे ज़रूरी बात जो हमको यहाँ पर ज़रूरी है वो ये आपको लेके चलना है कि ये जो मास और मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो बहुत कमज़ोर होता है, नहीं, वेरी वीक होता है। क्योंकि कमज़ोर नहीं रहता तो हम बोर्ड में नहीं चिपक जाते, क्योंकि मेरे पास भी मास है, इसके पास भी मास है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन बहुत कम लग रहा है, इतना कम कि महसूस ही नहीं हो रहा है। ओके, तो बस ये बात आपको लेके चलना है। देखो लास्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, वो ये कि वैन डर वाल ने न्यूटन को कॉपी किया, न्यूटन के नियम को कॉपी किया, बट उन्होंने
इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा फैक्टर भी डाला, इस वजह से हम लोग इनके भी नाम से इस फोर्स को पढ़ना स्टार्ट किए, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, बहुत घटिया फोर्स है, बहुत कमज़ोर फोर्स है, बहुत एकदम ना के बराबर लगने वाला फोर्स है। लेकिन हाँ, दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को तुम अर्थ मत लेना, अर्थ लोगे तब तो वो फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि महसूस होने लगेगा, अदरवाइज वो फोर्स बहुत कमज़ोर है। तो वंडरवाल फोर्स गया गुजरा फोर्स, बहुत कमज़ोर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है, चिपकने वाला ही फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ही है, मास के कारण ही लगता है, लेकिन ये कैसा फोर्स है रे, बहुत कमज़ोर फोर्स है। ठीक है, तो एक बार हमको ये बताओ, वंडरवाल फोर्स वंडरवाल फोर्स किस वजह से लगेगा, चार्ज की वजह से या मास की वजह से, मास की वजह से। दूसरी बात बताओ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि बहुत ज़्यादा वीक होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। ओके, ये पूरा समझ में आया ना कि न्यूटन के इस लॉ के देने के बावजूद भी हम लोग वंडरवाल को इसी सेम चीज़ को वंडरवाल फोर्स के ही नाम से क्यों पढ़ने लगे, ये समझ में आया ना, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना भी कुछ फैक्टर ऐड किया था, इस वजह से हम लोग इनके भी नाम से ये फोर्स को पढ़ रहे हैं। और ये फोर्स है क्या, बहुत कमज़ोर, मास और मास के बीच में जो लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स होता है, फोर्स जो है वो बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, अब चलिए फिर ऊपर से आइए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन आप किसको बोलोगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन किसको बोलोगे, जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स क्या हो, बहुत कमज़ोर हो, और किसके जैसा हो, वंडरवाल फोर्स के जैसा हो। ठीक है, फिर से फिजिकल एड्जॉर्प्शन कब बोलोगे आप, जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स कैसा हो, बहुत कमज़ोर हो, और किसके जैसा हो, वंडरवाल फोर्स के जैसा कमज़ोर हो, क्योंकि ये भी बहुत घटिया फोर्स है, बहुत कमज़ोर फोर्स है, बहुत कमज़ोर है तो किसके जैसा है, तो एक जरा सा हम लोग एग्जाम्पल दे दिए कि चलो वंडरवाल फोर्स के जैसा है, आप समझ जाओ वंडरवाल फोर्स चूँकि बहुत कमज़ोर होता है तो उसी के जैसा कमज़ोर फोर्स होना चाहिए, किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। समझ आया, सबसे ज़्यादा समझने वाला चीज़ यही था। ओके, अब धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल आसान होती चली जाएंगी, आप आराम से सब कुछ समझ सकते हो फिर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो चलो अब इसका डिफिनेशन बनाते हैं। तो डिफिनेशन क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है भाई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो कोई जानवर या फिर कोई देश या कोई मिठाई है नहीं, ये भी क्या है, एक एड्जॉर्प्शन ही है। और ऐसा एड्जॉर्प्शन है जिसमें एड्जॉर्बेट मतलब जो सरफेस पर जाता है जैसे कि धूल, और एड्जॉर्बेंट मतलब ये दीवार नहीं जिसके सरफेस पे कोई आता है, तो एड्जॉर्बेट मतलब ये धूल और ये एड्जॉर्बेंट मतलब ये दीवार, दोनों के बीच में जो चिपकने वाला फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो क्या होना चाहिए, बहुत कमज़ोर होना चाहिए, किसके जैसा, वंडरवाल फोर्स के जैसा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ना हम लोग डेफिनेशन में सजाते हैं। ठीक है, पहले हम इंग्लिश लिख देते हैं, तब फिर हिंदी आएगा और दोनों कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। चलो, क्या बोलेंगे हम लोग भाई, सबसे पहले ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी क्या है, एड्जॉर्प्शन है, तो हम लोग बोलेंगे द एड्जॉर्प्शन है ना, द एड्जॉर्प्शन, आगे बोलो क्या बोलोगे, इन विच the attractive force ठीक है, द एड्जॉर्प्शन मतलब वैसा एड्जॉर्प्शन, इन विच मतलब क्या हुआ भाई, जिसमें एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, एट्रैक्टिव फोर्स लेकिन किसके बीच में, बोल, एट्रैक्टिव फोर्स जो देखोगे किसके बीच में देखोगे, धूल और दीवार मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, तो द एड्जॉर्प्शन इन विच द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट इज वेरी वीक, है ना, साफ साफ बोल दिए कि वैसा एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए बहुत कमज़ोर। किसके जैसा रे, तो हम लोग बोलेंगे लाइक वंडरवाल्स फोर्स, लाइक वंडरवाल्स फोर्स is called
फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आया? द एडजॉर्प्शन मतलब वैसा एडजॉर्प्शन इन विच मतलब क्या होगा, जिसमें द एट्रैक्टिव फोर्स मतलब चिपकने वाला फोर्स किसके बीच, बिटवीन किसके बीच में रे, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कैसा होना चाहिए, बहुत कमज़ोर। किसके जैसा बहुत कमज़ोर, तो यही वैन डर वाल्स फोर्स के जैसा। हम लोग जानते हैं कि बहुत कमज़ोर फोर्स है, मास के कारण लगता है, न्यूटन के जैसा है ना। तो ये वैन डर वाल्स फोर्स के जैसा कमज़ोर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो डिफिनेशन क्या बना, द एडजॉर्प्शन इन विच द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इज वेरी वीक लाइक वैन डर वाल्स फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। और एग्जाम्पल कौन होगा, धूल और दीवार या पेंट और दीवार, धूल और दीवार है ना, क्योंकि धूल और दीवार के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स क्या लगता है, बहुत कमज़ोर लगता है। तो वो वाला एडजॉर्प्शन हो जाएगा आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक बार फिर से डिफिनेशन हम लोग रिपीट करते हैं, द एडजॉर्प्शन इन विच द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इज वेरी वीक लाइक वैन डर वाल्स फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलो इसको आप लिख लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हटा दें अब हम। अब चलो हिंदी वाले डिफिनेशन देखो तो देखिए, पढ़िए आप लोग स्क्रीन पे अच्छे से। वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल, नहीं, एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर है ना, या फिर वेरी वीक, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर वैन डर वाल्स फोर्स की तरह हो, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स की तरह हो या होता है, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर जैसे वैन डर वाल्स फोर्स की तरह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, वह एडजॉर्प्शन है ना, वह एडजॉर्प्शन, ठीक है, वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें क्या हो भाई, तो एड्सॉर्बेट मतलब क्या हो रहा है, धूल, और एड्सॉर्बेंट मतलब कौन हुआ, दीवार। तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो लगने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत गया गुजरा हो, बहुत कमज़ोर हो, मतलब बहुत कमज़ोरी से जुड़ा हुआ हो, और बहुत कमज़ोर भी किसके जैसा भाई, तो वैन डर वाल्स फोर्स के जैसा। तो हिंदी में भी डिफिनेशन समझ में आया, कुछ याद भी हुआ। वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर जैसे वैन डर वाल्स फोर्स की तरह होता है, उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। वह एडजॉर्प्शन जिसमें एड्सॉर्बेट तथा एड्सॉर्बेंट के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर जैसे वैन डर वाल्स फोर्स की तरह होता है, उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब चलो अब हम लोग जो है कुछ फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, फिजिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या था, याद है? फिजिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या था, फिसिसॉप्शन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फिसिसॉप्शन। ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फिसिसॉप्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या है भाई, फिसिसॉप्शन। तो हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिसिसॉप्शन भी कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिसिसॉप्शन भी कहते हैं। चलो दूसरा एरो पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया, फिजिकल एडजॉर्प्शन को क्या कहते हैं, फिसिसॉप्शन भी कहते हैं। दूसरा,
फिजिकल एड्जॉर्प्शन ना मेनली होता है गैस और सॉलिड के बीच में। सुनना बात को, जितना एरो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, जितना भी एरो पॉइंट हम आपको बताएंगे, जस्ट उल्टा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में। और आपसे एक लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछ देता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस बताओ। ओके, तो बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम जैसे जैसे ये एरो पॉइंट बताते जाएंगे, फिर केमिकल में भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर आप आराम से दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, डिफरेंस बना सकते हो। ओके, तो पहला एरो पॉइंट तो हो गया हमारा क्या, कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फीसिस ऑप्शन भी कहते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फीसिस ऑप्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फीसिस ऑप्शन भी कहते हैं। हो गया दूसरा एरो पॉइंट। दूसरा एरो पॉइंट ये कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन सामान्यतः होता है गैस और सॉलिड के बीच में। किसके किसके बीच में? गैस और सॉलिड के बीच में, क्योंकि गैस ही सॉलिड के बीच, सॉलिड के सतह पर जाता है, तब उस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? कमज़ोर होता है, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन लगा हुआ है ना। कंडीशन ये है कि जाने वाला जो एड्जॉर्बेंट है और जिसके सतह पर जा रहा है वो जो एड्जॉर्बेंट है, उस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए? कमज़ोर होना चाहिए। ओके, तो जब गैस सॉलिड के सतह पर जाता है, तब इस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड, वो सबसे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ओके, तो और अब बोलोगे सर गैस गैस में, तो गैस गैस अगर ले लोगे तो किसका सरफेस तुम लोगे? सरफेस लेने के लिए एक सॉलिड लेना तो बहुत ज़रूरी है ना, और दूसरा हम गैस ले लिए ताकि अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग कमज़ोर कर सकें। ऐसे तो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कमज़ोर होता है किसके बीच में? गैस गैस के बीच में। सबसे ज़्यादा हो जाएगा सॉलिड सॉलिड के बीच में, फिर सॉलिड लिक्विड के बीच में, फिर लिक्विड लिक्विड के बीच में, फिर लिक्विड गैस के बीच में, है ना। उसके बाद फिर गैस और गैस के बीच में। तो सबसे कम होगा किसके? गैस और गैस के बीच में। लेकिन हमको एक सरफेस भी तो चाहिए, सतह भी तो चाहिए, जिस पर हम लोग किसी पदार्थ को संचित कराएंगे, क्योंकि हम लोग एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। और एड्जॉर्प्शन क्या होता है भाई? वैसा प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के सरफेस पे चला जाता है, तो सरफेस भी तो चाहिए। तो गैस ले लीजिएगा तो सरफेस नहीं रहेगा, लिक्विड ले लीजिएगा तो ठीक से सरफेस हमको नहीं मिलेगा, सॉलिड लीजिएगा तब जाके आपको एक सतह मिलेगा, और उसी सतह पर आप किसी दूसरे को ला सकते हैं। लेकिन लाना ऐसा चीज़ जिसके लाने से अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर हो जाए, और वो गैस से तो बेटर कोई नहीं हो सकता है। तो याद रखना कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन किसके किसके बीच में होता है भाई? तो गैस और सॉलिड के बीच में, गैस और सॉलिड के बीच में। ठीक है, किसके बीच में बोलो? गैस और सॉलिड के बीच में। तो क्या लिखो बोलो? फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन गैस, और गैस यहाँ पर बनेगा एड्जॉर्बेट, मतलब जो सतह पर जाएगा, है ना, एंड सॉलिड, और सॉलिड हमारा यहाँ पर बनेगा एड्जॉर्बेंट, जिसके सतह पर जाएगा। अब देखिए हिंदी यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, देख लो। तो सबसे पहला एरो पॉइंट तो हो गया भाई कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है उसको हम लोग फीसिस ऑप्शन भी कहते हैं, और दूसरा हम लोग क्या सीख लिए? फिजिकल एड्जॉर्प्शन जनरली जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है भाई? एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, सॉरी गैस और सॉलिड के बीच में। तो हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ो। हिंदी में क्या बोलोगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन सामान्यतः गैस तथा सॉलिड के बीच होता है ना। फिजिकल एड्जॉर्प्शन सामान्यतः गैस तथा सॉलिड के बीच होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन किसके किसके बीच में होता है भाई? गैस तथा बोलो सॉलिड के बीच में होता है। यहाँ पर गैस किसके जैसा व्यवहार करेगा? एड्जॉर्बेट के जैसा, और हमारा सॉलिड किसके जैसा व्यवहार करेगा? एड्जॉर्बेंट के जैसा नहीं। जो हमारा गैस है वो किसके जैसा व्यवहार करेगा? एड्जॉर्बेंट के जैसा, और सॉलिड हमारा किसके जैसा व्यवहार करेगा? ठोस किसके जैसा व्यवहार करेगा? एड्जॉर्बेंट के जैसा। ठीक है, सॉलिड इसलिए लिए क्योंकि हमको एक सतह चाहिए था, है ना, और अट्रैक्टिव फोर्स को कमज़ोर करने के लिए गैस से बेटर तो कोई नहीं होगा, और क्योंकि यहाँ पर हमको अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम लोग फीसिस ऑप्शन कहते हैं, और दूसरा बात कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन सामान्यतः जो होता है वो किसके किसके बीच में? गैस तथा सॉलिड के बीच में। किसके बीच में? गैस तथा सॉलिड के बीच में। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। तो
ले लिए, इसको हटा दें अब हम। अब देखो ये जो दूसरा एरो पॉइंट यहाँ लिखे थे ना, उसी के नीचे ये लिखना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए जो बेहतरीन एड्जॉर्बेट होगा, एड्जॉर्बेट समझ रहे हो ना, जो सतह पर जाएगा वो कौन होगा बोलो तो? वो होगा आपका गैस। नहीं, ये दूसरा एरो पॉइंट के नीचे लिखेगा इसको। तो बेहतरीन एड्जॉर्बेट, गुड एड्जॉर्बेट कौन होगा? गैस। और गुड एड्जॉर्बेंट कौन होगा बोलो तू? सॉलिड। कौन होगा भाई? सॉलिड। ओके, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए जो बेहतरीन एड्जॉर्बेट होगा वो कौन होगा? गैस। और हमारा बेहतरीन एड्जॉर्बेंट जो होगा वो कौन होगा? सॉलिड। मतलब गैस किसके सतह पर आएगा? सॉलिड के सतह पर, तब फिर वो वाला एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सॉलिड तो होगा, लेकिन सॉलिड में हम लोग कौन कौन सा सॉलिड जनरली ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो उपयोग करते हैं एड्जॉर्बेंट के रूप में, वो यूज़ करते हैं। आप लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे, चारकोल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा सिलिका जेल को भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओके, एड्जॉर्बेंट के रूप में। अब बोलोगे सर ये सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल का फार्मूला होता है SiO2, और आप लोग इसको देखे हो। आप जब कोई नया सामान खरीदते हो, चाहे बैग खरीदो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदो या कोई कपड़ा खरीदो, है ना, उस टाइप का, तो आप देखे होंगे कि उसमें एक छोटा सा ना पाउच रहता है, छोटा सा ऐसा पाउच। हम लोग जनरली बोलते हैं अरे ये तो पॉइजन है, जहर है, कीड़ा मरने के लिए इसमें दे दिया गया है ताकि कीड़ा नहीं लगे। आप जनरली ऐसा कुछ बात हम लोग के बीच में फैला हुआ रहता है। कोई भी बैग आप खरीदो या फिर जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदो, कुछ कार्टून वार्टून में पैक है, तो आप देखिएगा कहीं पर जो है एक छोटा सा पाउच निकलता है वाइट कलर का। नहीं, उसमें लगता है कि कुछ शुगर वुगर है क्या, कुछ पॉइजन है क्या, ऐसा कुछ लगता है। तो उसमें देखिएगा, पढ़िएगा, लिखा हुआ रहता है सिलिका जेल, SiO2। अब पता है इसको हम लोग उसमें क्यों भरते हैं? क्योंकि ये SiO2 आराम से ना वाटर को सोख लेता है, नमी को सोख लेता है, कुछ गैसों को सोख लेता है, उसके साथ हल्का सा रिएक्शन कर लेता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो बात को पकड़िए, सिलिका जेल क्या करता है रे? ये सिलिका जेल क्या करता है? SiO2 क्या करता है? मॉइस्चर को सोख लेता है, कुछ गैसों को सोख लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? वो जो कार्टून में बंद जो भी सामान है, अगर उसमें थोड़ा मोड़ा भी मॉइस्चर गया तो उस मॉइस्चर को क्या करेगा? ये सिलिका जेल सोख लेगा। और जब ये सिलिका जेल उस मॉइस्चर को सोखेगा तो उस कार्टून में मॉइस्चर, नमी नहीं रहेगी, जिससे आपका सामान बचा हुआ रहेगा। क्योंकि अगर सपोज करो कपड़ा है, उसमें बार बार अगर नमी बढ़ता चला गया तो वो कपड़ा सड़ना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान में आप जानते हैं एक वायर दूसरे वायर में अगर टच कर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चला गया, तो मॉइस्चर भी क्या होता है? विद्युत का तो सुचालक होता है। एक तार है, दूसरा तार है, और इस दोनों के बीच में अगर मॉइस्चर चलाया तो हल्का ये दोनों तार क्या हो जाएगा? कनेक्ट होने लगेगा। किसकी वजह से? H2O की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। नहीं तो वो सिलिका जेल का अगर पैकेट रहेगा तो वो सिलिका जेल क्या करता है? इस H2O को क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो बीच में कुछ नहीं आ पाता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अच्छा रहता है। कपड़ा में अगर मॉइस्चर थोड़ा मोड़ा, अगर 1-2 दिन का बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फैक्ट्री में जो बनता है नहीं बिक रहा है, नहीं सेल हो रहा है, तो सालों साल रखा रहता है। या फिर जब उसको पैक करके भेजा जाता है तो पैक करके कहाँ आ रहा है, उसके दुकान आया, यहाँ आया, तो काफ़ी समय लग जाता है। इस वजह से लोग उसमें क्या करते हैं? छोटा सा सिलिका जेल का पैकेट डाल देते हैं, ताकि अगर उसमें मॉइस्चर गया, नमी गई, तो ये सिलिका जेल क्या करे? उस नमी को सोख ले और उस कपड़े को सड़ने से, गलने से या फिर कीड़ा लगने से क्या कर ले? बचा ले। तो मेन सिलिका जेल का मकसद ये है। तो आप देखिए सिलिका जेल क्या कर रहा है बोलो तो? सिलिका जेल क्या कर रहा है? सोख रहा है ना? किसको रे? मॉइस्चर को। तो देखो ये सिलिका जेल SiO2 क्या कर रहा है? हल्का सा H2O के साथ रिएक्शन कर ले रहा है, उसको सोख ले रहा है। जैसे देखो चीनी को या नमक को आप हवा में रख देते हो तो बोलते हैं पिघल गया। वो क्या हुआ? वो क्या किया? नमी को, H2O को क्या कर लिया? सोख लिया। उसी तरह से सिलिका जेल भी क्या करता है? H2O को, मॉइस्चर को क्या कर लेता है? सोख लेता है।
तो ऐसा सूख तो लिया, चलो ठीक है, इससे हमारा सामान बच गया, लेकिन हुआ क्या, देखो ये सब्सटेंस अपने सतह पर क्या किया, ये सब्सटेंस अपने सतह पर क्या किया, दूसरे सब्सटेंस को लाया, नहीं, ये सब्सटेंस अपने सतह पर क्या किया, दूसरे सब्सटेंस को लाया, तो ये एडजॉर्बेंट हुआ ना। जो सब्सटेंस आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पे आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो हमारा सिलिका जेल भी क्या करता है, बहुत चीज़ों को अपने सतह पर ले आ जाता है, नहीं, अपने सतह पर लेके आता है। तो चूंकि ये अपने सतह पर ला रहा है तो ये भी किसके जैसा बिहेव करेगा, एडजॉर्बेंट के जैसा। कार्टून में रख दो तो कार्टून में क्या करता है, वो मॉइस्चर सबको अपने सतह पर सोख लेता है, तो ये भी सब्सटेंस अपने सतह पर ला रहा है और उसको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। देख तो हर कार्टून में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान में, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर वही सब लिखा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी है, जैसे कि आप एल्यूमिना, जिसका फार्मूला होता है Al2O3, उसको भी हम लोग एडजॉर्बेंट के जैसा यूज़ करते हैं, उसके पास भी ऐसा ही कुछ प्रॉपर्टी है। ओके, उसके अलावा भी हम लोग लेते हैं सॉलिड के लिए ट्रांजिशन मेटल। ओके, ट्रांजिशन मेटल जनरली हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं, मैं 11th में बताए थे, हल्का सा हम आपको बता देते हैं। देखो ये पीरियडिक टेबल था, आवर्त सारणी, इसमें इसको याद करो, एस ब्लॉक कहते थे, इसको पी ब्लॉक कहते थे, इसको डी ब्लॉक कहते थे। हलीना करे रब से फरियाद, नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये यहाँ पर ये सब एलिमेंट था, है ना। इसमें भी बताया था आपको बाल गंगाधर, इंडियन तिलक वगैरह। तो ये हमारा पी था, ये वाला सब जो है ना, ये सब है ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटल सब होता है। तो ये एडजॉर्बेंट के जैसा ज़बरदस्त व्यवहार होता है। तो खैर यहाँ पर कुछ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था, वो एरो पॉइंट लेके ही आप काम चला सकते थे, बट कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा हम आपको दे दिए। वो ये कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक बेहतरीन एडजॉर्बेट के जैसा बिहेव करेगा तुम्हारा गैस, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन एडजॉर्बेंट बनेगा, वो कौन बनेगा, सॉलिड। और सॉलिड में भी जनरली हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं रे, तो चारकोल, लकड़ी का कोयला, जो कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं, सिलिका जेल, जिसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग देखे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कार्टून वार्टून को खोलिएगा या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खोलिएगा तो देखिएगा उसमें लिखा हुआ होगा सिलिका जेल, तो आपको ये स्टोरी याद आ जाएगा कि अरे ये मॉइस्चर को सोखने वाला है, नमी को सोख लेता है, जिससे हमारे सामान को भी बचाता है, और सतह पर सोखता है, इस वजह से ये एडजॉर्बेंट है। उसके उसी तरह से एल्यूमिना Al2O3 और ट्रांजिशन मेटल, ये वाला मेटल सब, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको नहीं, ये तो यारी जरा निभा मौत तक, ला हफ्ता वरना रे, यही सब था ना। तो ये सब आपका एडजॉर्बेंट के जैसा व्यवहार होता है, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में बहुत अच्छा एडजॉर्बेट कौन होगा भाई, गैस होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा एडजॉर्बेंट कौन होगा, सॉलिड। और सॉलिड में ये चारों को हम लोग जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलो इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो सेम ही है। ये दूसरा एरो पॉइंट के नीचे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन का तीसरा पॉइंट, और आज के लिए लास्ट पॉइंट, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन ना थोड़ा सा बड़ा है, 4 एरो पॉइंट और हम आपको बताएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि ये पहला एडजॉर्प्शन हम लोग समझ रहे हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे से आप फिजिकल एडजॉर्प्शन समझ जाओगे कि उसको पढ़ने में इसको जस्ट रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपको टाइम लगेगा, तो आज हम लोग इसी को पढ़ के स्टॉप कर लेंगे। कल जो है ना बाकी का जो बचा हुआ 4 एरो पॉइंट है पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन का, वो चारों एरो पॉइंट हम आपको बताएंगे, तब फिर आएंगे हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन पर, ठीक है। तो अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। अच्छा एक बात बताओ, बार बार हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, धूल का दीवार पर जाना, हाँ, और पेंट का दीवार पर जाना। तो धूल का दीवार पर जाना और पेंट को जब हम दीवार पर लगाते हैं, करते हैं, तो इस दोनों में फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल कौन है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कंडीशन ये है, भयंकर एक शर्त ये है कि जो एडजॉर्बेट है,
मतलब जो सतह पे जाएगा और जो एड्सॉर्बेंट है, उस दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर होना चाहिए, है ना। चला जाए चिपक के और एकदम चिपक ही जाए, ऐसा नहीं करना है। एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर होना चाहिए, यही ना जी। तो एट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर होना चाहिए भंडरवाल फोर्स के जैसा, और हम लोग जानते हैं कि भंडरवाल फोर्स एकदम गया गुजरा फोर्स है जो कि मास के कारण लगता है। तो इस सारी चीज़ों को देखो अच्छे से और हमको बताओ कि किसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स कम लग रहा है, धूल और दीवार के बीच में या पेंट और दीवार के बीच में? धूल और दीवार के बीच में। अब देखिएगा, ये धूल है और ये दीवार है, ये इस पर चला गया, अट्रैक्ट हो गया हल्का फुल्का जो भी है। इस दीवार पर हम देख रहे हैं कि धूल का परत आ गया, ऐसे करके छुओगे तो पता चलेगा ये धूल आ गया। तो इस पर धूल आ गया, तो ये धूल इसके सतह पे चला गया, तो एड्जॉर्प्शन तो हो गया। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर है। इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आप अगर इसको हटाना चाहो तो फट से हट जाएगा। ऐसे करके टॉवल से झाड़ दो, किसी कपड़े से झाड़ दो, तुरंत निकल जाएगा। इसका मतलब इसके और इसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमज़ोर है, तो ये आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। लेकिन मज़ेदार बात देखो यहाँ पर क्या है कि ये गया, लेकिन अगर आप टॉवल से ऐसे झाड़ दीजिएगा तो बेचारा वापस बाहर भी निकल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, चला भी गया और वापस भी निकल गया। मतलब इस डायरेक्शन में भी और फिर इस डायरेक्शन में भी, मतलब इधर से इधर भी चला गया फिर वापस भी चला आया। जस्ट पिछले क्लास में भी हल्का सा जिक्र हुआ था, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल, द्विगामी, जो दोनों डायरेक्शन में हो। चला भी गया, धूल इस दीवार पर चला भी गया और हल्का सा ऐसे झाड़ दिए तो वापस भी निकल गया ना जी। तो दोनों डायरेक्शन में ये है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल है। लेकिन पता है पेंट का दीवार पर जाना रिवर्सिबल नहीं होगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये पेंट है, पी का मतलब पेंट, और ये दीवार है, इस पेंट को दीवार पर चढ़ा दो, तो जब प्रोसेस हो जाएगा, जब ये सूख जाएगा, फिर तो अगर आप टॉवल से ऐसे करके हटाओगे तो क्या वो पेंट उसमें जो चिपक गया वो हट जाएगा क्या? कभी नहीं हटेगा, क्योंकि पेंट और इस दीवार के बीच में ज़बरदस्त एट्रैक्टिव फोर्स, ज़बरदस्त बॉन्ड बन चुका है। तो देखो ये यहाँ गया, इसके सतह पे गया तो एड्जॉर्प्शन तो हुआ। दूसरी बात, ये जो है ना इस दीवार पर गया, एक डायरेक्शन तो हो गया, लेकिन क्या ये वापस निकल सकता है? नहीं, एकदम ये इसमें चिपक गया जाके। तो ये एक डायरेक्शन में तो हुआ, लेकिन ये वापस नहीं आ सकता है। तो दोनों डायरेक्शन का फैसिलिटी इसमें नहीं है, दोनों डायरेक्शन में ये नहीं हुआ है, बस एक ही डायरेक्शन में हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन इसमें हम लोग देखे कि चला भी गया, वापस आ भी गया, वापस निकल भी गया, मतलब इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, और ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन को, मतलब ये धूल का दीवार पर जाना जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था, इसको आप बोलिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्या बोलोगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में तीसरा पॉइंट ये है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसमें एक एड्जॉर्बेंट जो है एड्जॉर्बेंट के सतह पे चला भी जाता है, और चूँकि इसके और इसके बीच में बहुत कमज़ोर फोर्स है तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो बेचारा निकल भी जाएगा। तो इधर चला भी गया, निकल भी गया, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक बार जो चिपक गया तो फिर तो चिपक गया, फिर वापस नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में हुआ, तो इसको इरिवर्सिबल बोलेंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। तो बोलो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, जल्दी बताइए, बोलो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल होगा। तो चलो ये पॉइंट लिख लेते हैं बस। क्या बोलेंगे बोलो तो? फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हिंदी में देखिए आ गया, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, या फिर हिंदी में बोलोगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक द्विगामी अभिक्रिया है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस ही बोलो यार, बहुत यूज़ होगा। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आ गया? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लें हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लो तो हो गया। इसको हम हटा देते हैं हम।
देखो अब अच्छे से तुम लोग थोड़ा, आज हम लोग क्या किए भाई, एडजॉर्प्शन को हम लोग तोड़े, एडजॉर्प्शन को हम लोग ब्रेक किए, नहीं एडजॉर्प्शन का हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे। और एडजॉर्प्शन का जो प्रकार हम लोग पढ़े किस आधार पर, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो आकर्षण बल है उसके आधार पर। नहीं, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में आकर्षण बल अगर बहुत कमज़ोर है, वेरी वीक, नहीं बहुत कमज़ोर है, किसके जैसा भाई, तो भंडरवाल फोर्स के जैसा। किसके जैसा, भंडरवाल फोर्स के जैसा। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अगर इस दोनों के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स अगर बहुत कमज़ोर है, भंडरवाल फोर्स के जैसा है, तब उसको बोले थे फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब फिर उसको बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। नहीं, इसलिए हम फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन भी पढ़े कि वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट तथा एडजॉर्बेंट के बीच में आकर्षण बल बहुत कमज़ोर जैसे भंडरवाल फोर्स की तरह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। फिर इसके बारे में हम लोग पहला एरो पॉइंट सीखे कि इसका दूसरा नाम क्या है भाई, फिसिस ऑप्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिसिस ऑप्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिसिस ऑप्शन। तो पहला एरो पॉइंट पढ़े हम लोग कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग फिसिस ऑप्शन भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़े कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जनरली जो होता है वो गैस और सॉलिड के बीच में होता है, गैस और सॉलिड के बीच में होता है। और तीसरा एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़े हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिसिस ऑप्शन भी कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन सामान्यतः गैस और सॉलिड के बीच में होता है। और तीसरा फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, दोनों डायरेक्शन वाला होता है। ठीक है, तो ये 3 एरो पॉइंट हम लोग सीखे हैं। 4 एरो पॉइंट, 4 पॉइंट अभी और बाकी है फिजिकल एडजॉर्प्शन का, तब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, तो ये जो 4 बचा हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन का 4 पॉइंट है और केमिकल एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़ते हैं कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।